नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान के प्रमुख खनिजों में खनिजों के वर्गीकरण की स्थिति को और एक खनिज के बारे में भी हमने चर्चा की थी और वो खनिज की स्थिति थी हमारी सीसा जस्ता। साथियों, सीसा जस्ता खनिज के बारे में हमने देखा था कि एक संयुक्त खनिज के रूप में प्राप्त होता है। राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर हम सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रमुख रूप से सीसा जस्ता का उत्पादन चंदेरिया चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में देखा था। भीलवाड़ा में, राजसमंद में, राजसमंद का राजपुरा दरीपा, भीलवाड़ा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र और प्रमुख खाने, इसके साथ सवाईमाधोपुर में और सवाईमाधोपुर का चौथ का बरवाड़ा प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादन केंद्रों में आते हैं। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आज हमारे प्रमुख खनिजों में अगला खनिज हम लेंगे लोहा अयस्क। और राजस्थान में लोहा अयस्क किस अवस्था में है? तो अगला हमारा खनिज है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क। और साथियों ध्यान देंगे कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उन खनिजों की खानों के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे यहाँ से देखिए। सबसे पहले कौन सा खनिज राजस्थान के किस जिले में है और कौन सी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खान मानी जाती है। तो यहाँ ध्यान देंगे जैसे हमने सीसा जस्ता की बात की तो प्रश्न पूछ लिया जाता है राजपुरा दरीबा की खानों से किस खनिज का उत्पादन होता है, या फिर रामपुरा आगुचा जो है भीलवाड़ा का ये किस प्रकार के खनिज का उत्पादन करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हमारे लोहा अयस्क पर देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो लोहा अयस्क के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक प्रधान धात्विक खनिज माना जाता है। इस खनिज को प्रधान धात्विक खनिज कहा जाता है। प्रधान धात्विक खनिज माना जाता है। सभी धातुओं में प्रमुख खनिज लोहा अयस्क होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रधान धात्विक खनिज। साथियों, इस प्रधान धात्विक खनिज पर संपूर्ण औद्योगिक धुरी टिकी हुई है, इसलिए इसको उद्योगों के लिए आधारभूत खनिज भी माना जाता है, अर्थात उद्योगों का प्रमुख खनिज। उद्योगों की आवश्यकता, उद्योगों की आवश्यकता का प्रमुख खनिज। उद्योगों की आवश्यकता का प्रमुख खनिज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हर उद्योग में जो भी उद्योग अपने उत्पादन की क्रिया करता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाली जो मशीनें होती हैं वो लोहा इस्पात की बनी होती हैं। तो हर उद्योग के लिए ये खनिज इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के बाद या इसकी जो प्रमुख रूप से उत्पादन की क्रिया है इसके बाद ही कोई अन्य उद्योगों की स्थापना हो पाती है। तो जहां हम लोहा अयस्क की बात करेंगे, ये लोहा अयस्क है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। इसके विस्तार की बात करें, लोहा अयस्क के प्रकार, तो साथियों प्रकारों में हम देखेंगे लोहा अयस्क के 4 प्रकार हैं। अब यहां से प्रकारों पर प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन सामान्यतः क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकते हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहां हम प्रकारों को देखेंगे। तो ये जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला प्रकार आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क। दूसरा प्रकार आता है हेमेटाइट। तीसरा प्रकार आता है लिमोनाइट। और चौथा प्रकार आता है सिडेराइट। साथियों सिडेराइट कहें या साइडेराइट कहें एक ही बात है। तो ये 4 प्रकार होते हैं। किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये जो 4 प्रकार हैं क्या एक दूसरे से भिन्न है? निश्चित रूप से भिन्न है। तो भिन्न किस अवस्था में है? तो ये लोहांश की मात्रा के आधार पर है, अर्थात ये जो वर्गीकरण है या ये प्रकार है ये लोहांश की मात्रा के आधार पर है। लोहांश की मात्रा।
तो लोहांश की मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब ये देखेंगे कौन कौन से जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत लोहांश की मात्रा इसमें कितनी कितनी पाई जाती है। तो सामान्यतः अपन देखेंगे यहाँ मैग्नेटाइट जो लोहा अयस्क है इसमें 70% से अधिक लोहांश की मात्रा होती है। 70% अधिक से अधिक लोहांश होता है। तो जिस कच्चे पदार्थ में जो कच्चा लोहा होता है जिसमें 70% या इससे अधिक लोहांश की उपस्थिति होती है, अवशिष्ट अवस्था होती है वो कम होती है, ऐसे लोहा अयस्क को कहा जाता है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। हेमेटाइट प्रकार के लोहे की बात की जाए तो जिसमें लोहे की उपस्थिति 70% से तो कम होती है लेकिन 68% से अधिक होती है, तो कह सकते हैं 68% से 70% तक की स्थिति, इसको कहा जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। अगर हम आगे बात करें तो साथियों यहाँ हम 68% के स्थान पर कहीं कहीं अपने को 60% भी मिल जाता है, तो वो तथ्य भी आपका सही होगा क्योंकि एग्जैक्ट स्थिति आपकी 68 न होकर के राउंड फिगर में दे दी जाती है, तो ये स्थिति भी आपकी सही होगी। तो 60% से लेकर के 70%, 60% से लेकर 70% के मध्य जो लोहांश की उपस्थिति रखता है उस लोहे को कहा जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। इसके बाद अगर हम देखें तो 60% से कम हो लेकिन 48% से ज्यादा हो, ऐसे लोहे को कहा जाता है लिमोनाइट प्रकार का लोहा। तो 48% से 60% तक की जो लोहांश की उपस्थिति होती है इसको कहा जाता है लिमोनाइट प्रकार का लोहा। और जिस लोहे में 48% से कम होती है लोहांश की उपस्थिति, कम लोहांश की उपस्थिति होती है, इसको कहा जाता है घटिया किस्म का लोहा जिसको सिडेराइट लोहे के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है निम्न श्रेणी का लोहा, निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क। तो उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क होगा वो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होगा जिसको उत्तम श्रेणी का लोहा अयस्क कहा जाता है। तो ये उत्तम होता है, उत्तम श्रेणी है। उत्तम श्रेणी है तो इसका रंग काला होता है, काले रंग में होता है। साथ ही आप देखेंगे इसमें लोहांश की मात्रा 70% इससे ज्यादा है, इसलिए इसमें चुंबकीयत्व का गुण अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक चुंबकीय गुण, सर्वाधिक चुंबकीय गुण पाया जाता है। और विश्व में इसकी उपस्थिति साथियों बहुत कम पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके कुछ विशेष राज्य या कह सकते हैं हम विशेष देश हैं जहां इनके उत्पादन की क्रिया होती है, अन्यथा इस प्रकार के लोहे की उपलब्धता संपूर्ण विश्व में ही कम पाई जाती है। अगर इसमें उत्पादन की भी बात करें हम तो यहाँ देखिए साथियों कुछ विशेष देश हैं जिनमें मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो यूक्रेन, यूक्रेन के अलावा रूस, और रूस के अलावा अगर हम बात करें तो ये स्थान है एक देश स्वीडन। इन देशों में इसकी उपस्थिति सर्वाधिक है। और इसके अलावा बात की जाए तो ये गौण अवस्था में ही पाया जाता है। भारत में भी इसकी उपस्थिति गौण है, तो राजस्थान में इसकी उपस्थिति नहीं है। तो यहां ध्यान रखेंगे भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो लोहा अयस्क है जिसको कहा जाता है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क, इसकी उपस्थिति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। केवल संपूर्ण प्रकार के लोहा अयस्क पाया जाता है उसका 4% ही पाया जाता है, और वो 4% कुछ विशेष राज्यों के कुछ विशेष खानों के साथ ही पाया जाता है। अन्यथा इसकी उपस्थिति सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार की है और भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है और राजस्थान में भी यही है। तो भारत व राजस्थान में, भारत व राजस्थान में
सर्वाधिक मात्रा वाला लोहा है जो अयस्क के रूप में प्राप्त है। तो सर्वाधिक मात्रा वाला अयस्क के रूप में जो लोहा है वो है हेमेटाइट प्रकार का। राजस्थान में प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क हेमेटाइट, भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क है। अब यहां ध्यान देंगे, इसका जो रंग होता है वो रंग होता है लाल, लाल रंग का लोहा होता है। तो लाल रंग का, काला रंग का और पीले रंग का, इस लोहा अयस्क को कहा जाता है पीले रंग का लोहा। तो इसका रंग होता है पीला। पीले रंग का लोहा अयस्क है। और साथियों इसका जो रंग होता है वो पीले में भी हल्का पीला होता है, अर्थात लोहांश की मात्रा कम होने के कारण अशुद्धियां ज्यादा होती हैं और ज्यादा अशुद्धियों के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। तो मुख्य रूप से लिमोनाइट और हेमेटाइट का जमाव अधिक पाया जाता है। भारत और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लोहा अयस्क है उसको हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में गुणवत्ता युक्त जो श्रेष्ठ लोहा माना जाता है वो मैग्नेटाइट माना जाता है। इसमें लोहे की उपस्थिति अधिक होने के कारण इसमें चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है किस लोहा अयस्क में चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है या चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो लोहा अयस्क का मैग्नेटाइट जो प्रकार होता है वो सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है जिसको चुंबकत्व का गुण अधिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये थे लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा अयस्क के प्रकार। अब हम देखते हैं राजस्थान में इसके क्षेत्रों को, लोहा अयस्क के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र, या हम डायरेक्ट ही क्षेत्र की बात करते हैं जहां उत्पादन और भंडार दोनों ही अवस्थाएं आ जाती हैं। तो अयस्क क्षेत्रों की बात करें तो लोहा अयस्क के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर जिले को, इसके बाद हम देखते हैं दौसा जिले को, इसके बाद में हम देखते हैं झुंझुनू जिले को, इसके बाद हम देखते हैं सीकर जिले को। ये राजस्थान में प्रमुख रूप से उत्पादन करने वाले हैं। और इसके बाद में देखते हैं हम उदयपुर जिले को। राजस्थान में प्रमुख लोहा अयस्क कौन कौन से जिलों में पाया जाता है या कौन कौन से उत्पादन करने वाले जिले हैं? तो जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और उदयपुर लोहा अयस्क उत्पादन करने वाले जिले माने जाते हैं। अब यहां हम बात करेंगे कि इन जिलों में, जो कि जयपुर से लेकर उदयपुर तक की स्थिति हमने देखी है, जयपुर से लेकर के उदयपुर तक इन जिलों में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां लोहा अयस्क का जमाव पाया जाता है, या राजस्थान में जयपुर जिले से कौन सी खानें लोहा अयस्क का उत्पादन करती हैं। तो इन क्षेत्रों का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। राजस्थान में अगर हम जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले में मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल। साथियों दौसा की बात की जाए तो दौसा में निमला रायसेला, निमला रायसेला। झुंझुनू जिले की बात की जाए तो डाबला सिंघाना क्षेत्र, डाबला सिंघाना क्षेत्र। यहां आपको एक तथ्य ध्यान आया होगा, सिंघाना का संबंध आते ही झुंझुनू जिले में सिंघाना का संबंध तांबा उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जब आपका ज्वाइंट नाम हो डाबला सिंघाना क्षेत्र तो डाबला सिंघाना क्षेत्र लोहा इसके लिए जाना जाता है। और बात हो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र तो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र का संबंध तांबा उत्पादन के लिए होगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डाबला सिंघाना क्षेत्र जो कि एक विस्तृत पट्टी के रूप में जाना जाता है, किस खनिज की विस्तृत पट्टी मानी जाती है? तो लोहा अयस्क की विस्तृत पट्टी मानी जाती है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में आती है। और सीकर जिले में नीमका थाना,
सीकर जिले में नीमका थाना क्षेत्र से लोहा एस की प्राप्ति होती है। और साथियों नवीनतम भंडारों की बात की जाए तो नीमका थाना क्षेत्र में मीनारका जो नांगल क्षेत्र पड़ता है, जहां नवीनतम लोहा एस के भंडारों का पता लगाया गया है। और उदयपुर जिले की बात की जाए तो साथियों काफी इंपोर्टेंट यहाँ के खाने हैं। और उदयपुर जिले की इन खानों में मुख्य रूप से खान का सीधा संबंध पूछा जाता है, और वो आता है नाथरा की पाल। नाथरा की पाल और थुरहुंडेर किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो नाथरा की पाल और थुरहुंडेर उदयपुर जिले में लोहा के लिए जानी जाती हैं। यहां काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखेंगे। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर जो कि लोहा एस के लिए जानी जाती है और उदयपुर जिले की प्रमुख खाने मानी जाती हैं। तो नाथरा की पाल जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए जानी जाती है और किस जिले में है? तो नाथरा की पाल उदयपुर जिले में है, थुरहुंडेर क्षेत्र उदयपुर जिले में है, जो लोहा एस उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब साथियों इसको हम देखेंगे मानचित्र के आधार पर। तो मानचित्र के आधार पर देखने का प्रयास करना थोड़ा विस्तार के साथ। एक मिनिएचर के रूप में हम राजस्थान का डायग्राम बना रहे हैं। और इससे समझने का प्रयास करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो नाम नहीं आ पाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उदयपुर क्षेत्र की। और उदयपुर क्षेत्र में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उदयपुर के उन स्थानों की जहां लोहा एस्क प्राप्त होता है। और वहां हमने देखा था उदयपुर में थुरहुंडेर और नाथरा की पाल। साथ में हमने देखा जयपुर जिला, और जयपुर में हमने इन स्थानों को देखा। जयपुर में मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल, और साथियों दूसरा हमने देखा दौसा, और दौसा का हमने देखा निमला रायसेला, निमला, और दूसरा देखा हमने रायसेला। साथियों फिर हमने देखा झुंझुनू और सीकर की बात। और झुंझुनू में हमने देखा डाबला सिंघाना क्षेत्र, डाबला सिंघाना क्षेत्र एक नवीनतम पट्टी है या समृद्ध पट्टी मानी जाती है? हम कहें नवीन पट्टी के रूप में जाना जाता है। लोहायस की नवीनतम पट्टी मानी जाती है। साथियों अगर हम अगले जिले की बात करें सीकर जिला, तो सीकर जिले का स्थान आता है नीमका थाना, नीमका थाना। तो नीमका थाना क्षेत्र में मीनारका नांगल वाला जो क्षेत्र है वो लोहा एस के लिए जाना जाता है। अगर साथियों हम बात करें नवीनतम भंडारों की, तो नवीनतम लोहा एस के जो भंडार हैं वो राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। और झुंझुनू जिले में इन भंडारों का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है किस स्थान पर? डाबला सिंघाना क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि हमारी एक समृद्ध तांबा पट्टी के पास पाया जाता है।
तो धात्विक खनिजों के लिए झुंझुनू जिले में विस्तार पाया जाता है और तांबा और लोहायस्क विस्तृत धातु खनिजों के जमाव के लिए झुंझुनू जिले का स्थान आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे झुंझुनू, जयपुर, दौसा, उदयपुर और सीकर जिले राजस्थान के प्रमुख लोहायस्क उत्पादन करने वाले जिलों में आते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों अगले खनिज की, और अगला हमारा जो खनिज है वो है टंगस्टन। टंगस्टन हम बात करें सबसे पहले टंगस्टन की, तो टंगस्टन में जो अयस्क होता है वो होता है वुल्फ्रेमाइट। हम इसकी एक विस्तृत चार्ट बना करके देखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके जो अयस्क होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, और जैसे सीसा जस्ता इंपॉर्टेंट है उनमें पूछा जा चुका है। तो वुल्फ्रेमाइट जो अयस्क है इससे प्राप्त होता है टंगस्टन अयस्क। अब यहां ध्यान देंगे टंगस्टन है ये राजस्थान का उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान आता है। तो राजस्थान का प्रमुख खनिज माना जाता है। तो राजस्थान का उत्पादन में राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन में टंगस्टन हम यहां लिख चुके हैं। तो टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान आता है, फर्स्ट स्थान आता है। तो टंगस्टन उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान आता है। राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज माना जाता है टंगस्टन को। एकाधिकार वाला खनिज, एकाधिकार वाला खनिज माना जाता है। अब साथियों देखेंगे राजस्थान में जब एकाधिकार वाला खनिज है तो इसकी उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी उपलब्धता नहीं के बराबर पाई जाती है, इसलिए राजस्थान इसका एकाधिकार रखता है। अब राजस्थान में इसका उत्पादन कहां कहां से होता है, तो राजस्थान में इसका जो उत्पादन होता है उत्पादन को हम मानचित्र के माध्यम से ही देखें। ये कुछ हम राजस्थान की आकृति देख रहे हैं, और इस राजस्थान की आकृति में कहां कहां से टंगस्टन का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले तो हम उठाते हैं नागौर को। नागौर से, और साथियों ध्यान रखेंगे नागौर में इसका जो उत्पादन है वो कहां से होता है, प्रमुख एक स्थान है डेगाना, डेगाना नागौर, और साथ ही इसका ज्वाइंट नाम भी आ जाता है। तो ये स्थान है डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी क्षेत्र। तो डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, डेगाना भाकरी क्षेत्र टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और हम बात करें कि विश्व में भी सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन भारत का राजस्थान राज्य ही करता है। तो भारत की ही नहीं ये विश्व की प्रमुख खान मानी जाती है डेगाना की खानें। तो ये प्रमुख खान मानी जाती है, प्रमुख खान। तो यहां से ध्यान देंगे सुमेलित में पूछ लिया जाता है डेगाना की खानों से किस खनिज की उपलब्धता है या कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो डेगाना की खानें टंगस्टन उत्पादन के लिए जानी जाती है। डेगाना राजस्थान के किस जिले में है, नागौर जिले में है। इसके अलावा साथियों नागौर जिले में एक स्थान और पड़ता है जिसको कहा जाता है रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी। इस क्षेत्र में भी टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो नागौर जिले में डेगाना भाकरी और रेवत पहाड़ी क्षेत्र टंगस्टन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगले हम राज्य की जिले की बात की जाए राज्य में, तो आता है फिर सिरोही, और सिरोही की बात की जाए तो सिरोही का प्रमुख क्षेत्र आता है सिरोही, और सिरोही के प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो सिरोही में वालदा गांव आता है,
वाल्टा गांव सिरोही में। अब साथियों ध्यान देंगे, वाल्टा गांव है, इसके पास ही एक रेवधर स्थान और पड़ता है जहां से टंगस्टन का उत्पादन होता है। रेवधर, रेवदर, रेवदर गांव। अब यहाँ दोनों जो क्षेत्र हैं वाल्डा और रेवधर, ये किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और राजस्थान के सिरोही जिले में अर्थात नागौर जिले में सर्वाधिक डेगाना की खानें टंगस्टन उत्पादन करने वाली भारत की प्रमुख खानें मानी जाती हैं। और वहीं सिरोही का वाल्डा गांव क्षेत्र और रेवदर गांव जो क्षेत्र है, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर आगे हम अगले स्थान की बात करें तो पाली में, जिला पाली, और पाली के साथ अगर हम देखें तो यहां से एक प्रमुख जो उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं उनमें है नाना पदराला, प्रमुख रूप से नाना पदराला गांव है। पाली जिले में नाना पदराला गांव जो कि टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। पाली जिले की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो कि हमारे मरुस्थल के साथ लगती है। फिर अगला गांव आता है नाना कराब क्षेत्र, नाना कराब क्षेत्र, यहां ज्वाइंट नाम में भी दे दिया जाए नानक कराब क्षेत्र। तो नानक कराब क्षेत्र है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में आता है? पाली जिले में आता है। तो पाली जिला दो प्रमुख स्थानों के साथ माना जाता है, नाना पदराला और नानक कराब क्षेत्र है, ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है। सिरोही का वाल्दा और देवधर जो क्षेत्र है ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है। नागौर का डेगाना भाकरी और रेवत पहाड़ी है, ये टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में इन जिलों से प्रमुख रूप से टंगस्टन का उत्पादन होता है, और राजस्थान टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत देश करता है टंगस्टन उत्पादन में। तो हम अगले खनिज की बात करें, और अगला हमारा खनिज होगा वो होगा मैग्नीज खनिज। मैग्नीज खनिज ये भी एक धातु खनिज के रूप में जाना जाता है। इसका सर्वाधिक जो उपयोग है साथियों वो किसमें किया जाता है? हम देखते हैं मैग्नीज खनिज है, इसका उपयोग किया जाता है इस्पात निर्माण, इस्पात उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग में किया जाता है, अर्थात इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और इस्पात की कठोरता का जो प्रमुख कारण होता है वो मैग्नीज होता है। तो जब इस्पात में जितनी मात्रा में मैग्नीज मिलाया जाएगा उसी अवस्था में इस्पात कठोर या मुलायम अवस्था में पाया जाएगा। तो इस्पात उद्योग इसका प्रमुख उपयोग करता है। अगर हम और उपयोग बात करें तो इसका जो उपयोग होता है वो लगभग 99% होता है, वो होता है मिश्र धातु बनाने में। 99% उपयोग ये होता है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग लिया जाता है। तो मुख्य तो इस्पात में होता है, और इस्पात मिश्र धातु के रूप में मैग्नीज को मिलाने के बाद ही बनता है। तो लोहा एस को सुदूर साफ करने के बाद उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, और मैग्नीज की उपलब्धता है वही इसका इस्पात निर्माण में उपयोग देती है, या इस्पात का निर्माण मैग्नीज की उपस्थिति के बाद ही निर्मित होता है। तो इसका अधिकतर जो उपयोग है वो 99% उपयोग होता है वो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। अब हम बात करें मैग्नीज है, ये मैग्नीज मुख्यतः राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है? तो राजस्थान के क्षेत्र, और साथियों राजस्थान के क्षेत्रों की चर्चा भी हम करेंगे किसके माध्यम से? एक मानचित्र के माध्यम से। रटने की बजाय हम मानचित्र को देखेंगे तो हम कुछ अधिक समय तक और चिरस्थायी रूप में याद रख पाएंगे। ये देखिए मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों की बात करेंगे।
मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले जो स्थान आता है वो आता है बांसवाड़ा का। जिला बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में जो मैग्नीज का उत्पादन करने वाले हैं साथियों, उसमें हम देखेंगे काला खूंटा, काला खूंटा, फिर आता है तिलवाड़ा, फिर आता है ललवाना, अब यहाँ तिलवाड़ा की जगह तलवाड़ा भी हो तो आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़ की वो झील नहीं है, यही जो स्थान है तिलवाड़ा, ये तलवाना के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये बांसवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में काला खूंटा, तिलवाड़ा और ललवाना की जो खाने हैं ये मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो इस स्थान पर मुख्य रूप से ये केंद्र है बांसवाड़ा के तीन, काला खूंटा, तिलवाना और ललवाना या ललवानी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसी के पास में यहां आता है उदयपुर। इस उदयपुर में भी सलुम्बर जो क्षेत्र है, उदयपुर में सलुम्बर क्षेत्र, यहां से मुख्य रूप से मैग्नीज की प्राप्ति हुई है। तो यहां बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र मुख्य रूप से मैग्नीज उत्पादन करने वाले राजस्थान के जिलों में माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अयस्क की बात करते हैं। अयस्क को हम इसके साथ ही लिख लेते हैं। अयस्क, एक बार ध्यान दें मेरे साथियों, अयस्कों में मैग्नीज के बारे में, अभ्रक के बारे में, जिप्सम के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की अवस्था के बारे में, यहां खनिज उत्पादन को लेकर के अतिरिक्त प्रश्न भी होते हैं। किस प्रकार का खनिज है, आग्नेय शैल में पाया जाता है, औषधि शैल संरचना में पाया जाता है, या फिर मुख्य रूप से कायांतरित शैल संरचना का भाग है। तो कुछ में इस प्रकार की अवस्थिति को पूछा जाता है, कुछ में उनके जो अयस्क हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ मैग्नीज की अयस्क की। तो इस मैग्नीज का जो अयस्क है वो है पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट। इस पायरोलुसाइट अयस्क को शुद्ध और साफ करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीज खनिज प्राप्त होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके दो क्षेत्र हैं। उदयपुर का सलुम्बर जो क्षेत्र है ये पड़ता है, तो यहां हम लिख लें उदयपुर। तो उदयपुर के सलुम्बर क्षेत्र में, सलुम्बर का नाम और भी कई जगह आएगा। सलुम्बर मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो पत्थर उत्पादन के लिए भी आएगा, जहां से हम मार्बल की बात करेंगे, रंगीन पत्थर की बात करेंगे, वहां भी इसका नाम आएगा। तो सलुम्बर जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और यहाँ बांसवाड़ा का जो प्रमुख क्षेत्र है, तीनों ही क्षेत्र इंपोर्टेंट है। काला खूंटा क्षेत्र बांसवाड़ा का, तिलवाना या तलवाड़ा क्षेत्र और ललवाना क्षेत्र या लीलवानी क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा का प्रमुख रूप से मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से मैग्नीज प्रमुख खनिज माना जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले खनिज की, और साथियों अगला हमारा धात्विक खनिज ही लेंगे और वो होगा हमारा तांबा। तांबा खनिज। तो साथियों सबसे पहले तो हम तांबा खनिज के बारे में एक सामान्य सी जानकारी लेते हैं। तांबा जो खनिज है, तांबा खनिज, इसका जो अयस्क है वो क्या है। अयस्क की बात करें तो अयस्क है इसका कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट। इस कैल्कोपाइराइट को शुद्ध साफ करने के बाद हमें तांबा की प्राप्ति होती है, अर्थात शुद्ध रूप में तांबा धातु प्राप्त होती है। और जब इसको शुद्ध साफ किया जाता है तो इसके साथ H2SO4 के रूप में एक संयुक्त दूसरा तत्व और प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम रासायनिक क्षेत्र में करते हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके साथ
जो अयस्क होता है वो मुख्य रूप से कौन सा सह उत्पाद होता है, वो H2SO4 होता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे तांबा खनिज के उपयोग की, इसका उपयोग किस किस रूप में होता है और फिर इसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो विद्युत क्षेत्र में होता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए प्रमुख खनिज माना जाता है। विद्युत क्षेत्र का प्रमुख खनिज है, और प्रमुख खनिज है इसलिए इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का अपरिहार्य खनिज। साथियों ध्यान देंगे, एक अभ्रक को विद्युत क्षेत्र का अपरिहार्य खनिज कहा जाता है और एक तांबा को विद्युत क्षेत्र का अपरिहार्य खनिज कहा जाता है। रीजन देखिए, एक अधातु के रूप में अभ्रक और एक धातु के रूप में तांबा, जो दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से विद्युत क्षेत्र में उपयोग में ले जाते हैं। एक विद्युत का सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है, एक विद्युत के कुचालक के रूप में और ताप के कुचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए दोनों का जो उपयोग है वो विद्युत क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। तो अब आप ध्यान दे पाए होंगे कि तांबा एक धातु है, और धातु है तो विद्युत का निश्चित रूप से ही क्या होगा, धातु है तो निश्चित रूप से विद्युत का सुचालक होगा और ताप का सुचालक होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है। इसका कारण होता है कि यह ताप व विद्युत का ताप व विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। अब देखिए हम साथियों श्रेष्ठ सुचालक की बात नहीं कर रहे हैं। जब बात होगी श्रेष्ठ सुचालक की तो फिर वह ऐसी स्थिति में चांदी की बात होगी। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है, लेकिन हम बात करें अच्छा सुचालक है, अर्थात तांबा धातु से विद्युत का अच्छा पारगम्य होता है, अर्थात इससे विद्युत का संचरण आसानी से होता है। तो इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट अगर हम दूसरे उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है, वो होता है बर्तन बनाने में। बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम अगले उपयोग की बात करें तो इससे विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती हैं, जैसे नकली सोना, नकली सोना जो सोना और तांबा से ही मिलकर के बनती है। फिर आपने सुना होगा मुख्य रूप से तांबा व रंगा मिलकर बनाते हैं कांसा। तो इस प्रकार से तांबा व रांगा मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कांसा का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से और भी मिश्र धातु बनाई जाती हैं। जैसे हम बात करें पीतल व तांबे को मिलाकर के मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। उपकरणों के साथ धात्विक जो उपयोग है उसका उपयोग होता है। कुछ अन्य प्रकार के उपयोग भी इससे बनाए जाते हैं, या उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भी इससे निर्मित की जाती हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र में बर्तन बनाने में और मिश्र धातु बनाने में तांबे का विशेष उपयोग होता है। इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर रेडियो जो होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है, या इसके अलावा जितने भी हमारे दूरसंचार के जो उपकरण होते हैं उनमें तांबे का उपयोग होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अलावा भी इसका उपयोग अन्य अन्य स्रोतों के द्वारा किया जाता है, या अन्य अन्य क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तांबा उत्पादन, और तांबा उत्पादन की बात करें तो भारत में राजस्थान का द्वितीय स्थान आता है। भारत में प्रथम स्थान किसका आता है, मध्य प्रदेश का। भारत में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का द्वितीय स्थान आता है। सेकंड स्थान आता है। और सेकंड स्थान साथियों जब इसका आता है तो फर्स्ट स्थान किसका आता है,
मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान आता है। और साथियों दोनों ही तथ्य याद रखेंगे। यहाँ हम राजस्थान की तो विस्तार से चर्चा करने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है भारत के साथ में। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और मलजखंड क्षेत्र और बालाघाट, ये प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो भारत का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान समय में मलजखंड की जो खाने हैं, जो बालाघाट क्षेत्र में है, ये प्रमुख खाने माने जाते हैं। और राजस्थान की जो पहले कभी प्रमुख खाने हुआ करती थी खेतड़ी की खाने, जो कि महत्वपूर्ण खाने मानी जाती थी, संपूर्ण भारत की प्रमुख तांबा उत्पादन करने वाली खाने थी। वर्तमान समय में राजस्थान का सेकंड स्थान आता है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश में मलजखंड का जो क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन सर्वाधिक करता है, लेकिन राजस्थान में वर्तमान समय में इसका सेकंड स्थान आता है। तो आगे हम बात करें तांबा उत्पादन के लिए, राजस्थान के क्षेत्रों की। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम झुंझुनू को देखते हैं। झुंझुनू, उसके बाद में हम देखते हैं सीकर को, और इसके बाद में हम देखते हैं चूरू को। मुख्य रूप से इसके अलावा भी कुछ उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, जिनमें हम उदयपुर और अलवर को देखते हैं। उदयपुर व अलवर को देखते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख ये 5 जिले हैं, जिनमें से हमें तांबा भंडार प्राप्त होता है या तांबे का उत्पादन होता है। और इसमें प्रथम स्थान आता है राजस्थान में, वो आता है झुंझुनू जिले का। राजस्थान में फर्स्ट स्थान तांबा उत्पादन करने की दृष्टि से झुंझुनू जिला है। और झुंझुनू जिले में जहां से तांबा उत्पादन होता है वो खेतड़ी क्षेत्र है, और खेतड़ी को कहा जाता है तांबा सिटी या कॉपर सिटी के रूप में जाना जाता है, या तांबा नगरी कहलाती है झुंझुनू जिले का खेतड़ी क्षेत्र। खेतड़ी को ताम्र नगरी, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे कहां कहां से उत्पादन होता है, जाना जाता है। अब कहां कहां से इसका उत्पादन होता है ये देखेंगे। झुंझुनू में कहां से होता है, सीकर में कहां से है, चूरू में कहां से है, उदयपुर अलवर में कौन से क्षेत्र हैं जो तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो हम मानचित्र के माध्यम से इनको देखने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए कुछ राजस्थान की आउटलाइन हमने ड्रॉ की है। अब देखिए सबसे पहले हम उन जिलों का नाम लिख लेते हैं जहां जहां हमने सबसे पहले उत्पादन की बात की है। तो सबसे पहले हमने देखा है झुंझुनू जिला, फिर हमने देखा है सीकर, फिर हमने देखा है चूरू, फिर हमने देखा था अलवर, और इसके बाद हमने देखा उदयपुर। अब यहां से प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर के, जहां से प्रमुख तांबा उत्पादन होता है। तो यहां हम देखेंगे झुंझुनू जिले में प्रमुख रूप से तांबा उत्पादन क्षेत्र है वो है खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। खेतड़ी
सिंघाना क्षेत्र। अभी हमने लोहा अयस्क जब देखा था उस समय चर्चा की थी कि डाबला सिंघाना जब ध्यान रहे तो वो है हमारा लोहा अयस्क के लिए, लेकिन जब खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र की बात होती है तो आएगा तांबा उत्पादन के लिए। तो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र है वो झुंझुनू जिले में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। और साथ ही यहाँ से कुछ फेमस खाने हैं या प्रमुख खाने मानी जाती हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कुछ खानों के बारे में भी हम चर्चा कर लें। यहाँ प्रमुख जो खाने हैं तांबा उत्पादन के लिए तो ये हैं चांदमारी की खाने, चांदमारी की खाने। दूसरी बात की जाए तो यहां है कोलिहान की खाने, कोलिहान की खाने प्रमुख रूप से यहाँ की खाने हैं। चांदमारी की खाने और कोलिहान की खानों से प्रमुख रूप से यहाँ से तांबा निकाला जाता है और खेतड़ी या झुंझुनू जिले की प्रमुख खाने मानी जाती है। अब बात करते हैं हम सीकर जिले में। तो सीकर जिले में ये उत्पादन क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? तो सीकर जिले की बात करेंगे तो सीकर जिले में नवीनतम भंडारों के साथ रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और यहां से नवीनतम भंडारों का पता चला है, नवीनतम भंडार। साथियों ध्यान देंगे यहां तांबा उत्पादन करने के लिए हमारा जो रघुनाथगढ़ क्षेत्र है, जहां उत्तरी अरावली को जब हमने पढ़ा था तो एक चोटी का नाम पढ़ा था कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। तो साथियों वर्तमान समय में तांबे का भाव भी कुछ ज्यादा ही ऊंचा है और यहाँ से नवीनतम भंडार रघुनाथगढ़ से प्राप्त हुए हैं और ये सीकर जिले में रघुनाथगढ़ जो कि नवीनतम भंडारों के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं हम अलवर जिले में। तो अलवर जिले का खो दरीबा जो क्षेत्र है ये प्रमुख है, खो दरीबा। देखिए कुछ दरीबा के साथ नाम आते हैं, वहां हमने देखा था राजपुरा दरीबा जो राजसमंद में पड़ता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है खो दरीबा, और खो दरीबा की बात होगी तो अलवर जिले में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ इस अलवर क्षेत्र में खोदरीबा के साथ एक विस्तृत नवीनतम भंडारों का पता चला है और ये नवीनतम भंडार है ये खोदरीबा के निकट ही लोहा अयस्क भंडारों के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से कुछ लोहा अयस्क की प्राप्ति भी प्राप्त हुई है, तो ये भी ध्यान देंगे कि अगर खोदरीबा के नवीन भंडारों की बात हो तो लोहा अयस्क के नवीन जमाओं का पता चला है, लेकिन खोदरीबा किस खनिज के लिए जाना जाता है तो आपको याद रखना है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये थे प्रमुख। और यहाँ हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का अंजलि, अंजलि सलुम्बर क्षेत्र, अंजलि सलुम्बर क्षेत्र जो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो उदयपुर का अंजलि सलुम्बर क्षेत्र, अलवर का खोदरीबा क्षेत्र, सीकर का रघुनाथगढ़ क्षेत्र, झुंझुनू जिले का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र जिसमें चांदमारी की खाने और कोल्यान की खाने प्रसिद्ध हैं, मुख्य रूप से जाना जाता है। अब बात करते हैं एक हम झुंझुनू जिले के पास और सीकर जिले के पास एक मरुस्थलीय जिले की, और मरुस्थल में जो हमारा प्रमुख जिला है चूरू, जिसको तीनों को मिलाकर सीकर, झुंझुनू और चूरू को शेखावाटी कहा जाता है। और इस झुंझुनू जिले में जो बीदासर है उस बीदासर में तांबा प्राप्त होता है। तो झुंझुनू जिले का बीदासर गांव, झुंझुनू जिले का बीदासर गांव, यहां से तांबे के जमाओं का पता चला है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो राजस्थान में तांबा उत्पादन करने वाले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो मुख्य रूप से आप इन पांच को याद रखेंगे, झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर व उदयपुर, जो कि मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और नवीन भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे नवीन भंडारों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला तांबा जमाव रखता है? तो सीकर जिले में रघुनाथगढ़ की पहाड़ियों से तांबे के जमाव का पता चला है। साथियों मैं साथ ही बता देना चाहता हूं यहाँ सीकर जिले में रघुनाथगढ़ के आसपास मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों का भी पता चला है, और यूरेनियम के नाम के साथ भी जब आएगा तो रघुनाथगढ़ आएगा और खंडेला की पहाड़ी आएंगी जहां से नवीनतम यूरेनियम भंडारों का पता चला है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। आगे हम देख रहे हैं अगले खनिज की, और खनिज होगा धात्विक खनिज, मुख्य रूप से होगा अगला हमारा चांदी। चांदी
खनिज। सबसे पहले बात करें तो चांदी एक धात्विक खनिज है और धात्विक में भी धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में भी है तो ये कीमती खनिज माना जाता है। कीमती धात्विक खनिज, सोना चांदी कीमती धात्विक खनिजों के उदाहरण है। प्लेटिनम कीमती धात्विक खनिजों का उदाहरण है, तो ये कीमती माना जाता है। तो ये धात्विक होने के साथ साथ कीमती भी माना जाता है। जहां हम बात कर रहे थे लोहा, जहां हमने बात की मैग्नीज, तो ये कीमती न होते हुए धात्विक तो हैं लेकिन प्रमुख खनिज माने जाते हैं, लेकिन ये गौण खनिज होते हुए भी कीमती खनिज के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीज के लिए, सॉरी चांदी के लिए। तो चांदी का जो अयस्क है उसका नाम है अग्रेंटाइट। अग्रेंटाइट अयस्क से चांदी प्राप्त होती है। तो अग्रेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। और चांदी एक धात्विक खनिजों में कीमती खनिज माना जाता है। अब आगे हम बात करें चांदी की, तो चांदी का उपयोग है मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ये भी होता है उपयोग। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो साथियों होता है इसका गहनों में, अर्थात हम कह सकते हैं आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में उपयोग होता है। साथ ही इसका उपयोग है वो अन्य कार्यों में भी होता है। और वो अन्य कार्य क्या है? जितने भी हमारे दूरसंचार के उपकरण हैं इनमें भी उपयोग होता है। तो दूरसंचार उपकरणों में उपयोग होता है। साथ ही अगर हम इसकी बात की जाए तो तीसरे उपयोग की, तो मुख्य रूप से चांदी है वो विद्युत क्षेत्र में अनेक सारे कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। चांदी से तार बनाए जाते हैं। साथ ही वो तार बिजली के प्रवाह के लिए नहीं बनाए जाते, वो कुछ विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र में भी उपयोगी है। विद्युत क्षेत्र में उपयोग। और यहां जब हम विद्युत क्षेत्र का उपयोग देखते हैं तो चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है। तो ताप का भी और विद्युत के लिए विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है। तो ताप और विद्युत दोनों का सर्वश्रेष्ठ सुचालक चांदी होता है। लेकिन चांदी की उपलब्धता कम होती है, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र में इसके जो भी सब्स्टिट्यूट जो हमारी धातुएं होती हैं उनका उपयोग करते हैं, अर्थात उसके स्थान पर तांबे का उपयोग करते हैं। तांबे के स्थान पर अगर हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं तो ये हमारा उसका सह उपयोग होता है, अर्थात जिस धातु का मुख्य रूप से उपयोग हमारे विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए लेकिन उसकी उपलब्धता कम होने के कारण उसका हम दूसरे जो धात्विक पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हुए उपयोग में संपूर्णता लाते हैं। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं उपयोग के लिए। आगे हम बात करते हैं चांदी क्षेत्र का उत्पादन की। चांदी के उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देखा जहां उत्पादन की बात कर रहे हैं तो जहां जहां सीसा जस्ता उत्पादन होता है वहां वहां चांदी का उत्पादन होता है। तो हमने ये स्थिति शीशे जस्ते के साथ देखी थी। सीसा जस्ता के साथ संयुक्त प्राप्ति होती है, चाहे वो आंशिक रूप में हो या प्रधानता के रूप में हो, लेकिन सीसा जस्ता जहां से प्राप्त होता है वहां चांदी का अंश भी प्राप्त होता है। लेकिन हम बात करेंगे प्रधान रूप से, तो उत्पादन में राज्य में प्रधान उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन में सबसे पहले तो हम तथ्यों को देखेंगे। राजस्थान भारत का राजस्थान भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है। हम कह सकते हैं कि हमारा स्थान
भारत में प्रथम स्थान आता है। अर्थात भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य से होता है और राजस्थान राज्य में भी हमारे एशिया की प्रमुख चांदी की खानें एक ही खानों के नाम से जाने जाते हैं, जिनको जावरा की खान कहते हैं या जावर की खान कहते हैं। तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन, तो चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादन है राजस्थान राज्य में वो करता है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन उदयपुर करता है और उदयपुर में जावरा की जो खाने हैं ये एशिया की प्रमुख खाने माने जाते हैं। जावरा की खाने, अब साथियों ध्यान रखेंगे जावरा की खानों से सीसा जस्ता भी निकलता है, लेकिन प्रधान खनिज के रूप में चांदी निकलता है और इसीलिए जावरा की खानों को चांदी की खाने कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रश्न भी यहां से बनेगा, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पूछ लिया जाता है किस राजा के शासन काल में चांदी की खाने पहली बार खोदी गई थी या खोजी गई थी। तो आपको याद रखना है राणा लाखा के शासन काल में राजस्थान में सबसे पहले चांदी की खाने जावर से खोदी गई थी या जावरा की खाने चांदी की खाने थे। तो यहाँ से उत्पादन की स्थिति को लेकर के बात की जाए तो ये उदयपुर जिले की जावरा की खाने जो चांदी उत्पादन के लिए जानी जाती है और इन्हीं चांदी की खानों को कहा जाता है एशिया की प्रमुख चांदी की खाने। तो चांदी की खानों के साथ में प्रश्न आता है एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खाने हैं। चांदी के लिए अगर हम बात करें तो जावर की खाने हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। जावरा की खाने उदयपुर जिले में प्रमुख खान के रूप में जानी जाती है। ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर जिले की जावरा की खान ही करती है और अन्य गौण उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में आती है। जहां जहां से सीसा जस्ता निकलता है वहां वहां गौण मात्रा में चांदी भी प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी चांदी के बारे में। अब यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात और करने जा रहे हैं और वो नोट में देखेंगे संभवतः ये क्वेश्चन भी, क्योंकि आपके भारत के खनिज भी चलते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपका क्वेश्चन है चांदी शोधन केंद्र, चांदी शोधन केंद्र बिहार के टुंडा में, बिहार के टुंडू के टुंडू में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बिहार के टुंडू में चांदी शोधन केंद्र खोला गया है या चांदी प्रगलन केंद्र के रूप में बिहार का टुंडू क्षेत्र है जो कि एक शोधनशाला के रूप में कार्य कर रहा है। तो राजस्थान की चांदी भी यहां से उत्पादित की जाती है और अन्यत्र स्थान पर ले जाया जाता है, फिर इसका शोधन किया जाता है। तो बिहार में चांदी शोधन केंद्र खोला गया है और किस स्थान पर खोला गया है, टुंडू नामक स्थान पर खोला गया है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला हमारा जो खनिज है वो हम देखेंगे एस्बेस्टस खनिज, एस्बेस्टोस खनिज। अब साथियों देखना, एस्बेस्टस जो खनिज है ये मुख्य रूप से हमारे राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज माना जाता है। अर्थात राजस्थान इस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। प्रथम स्थान आता है और साथ ही ये भी ध्यान देंगे राज्य का एकाधिकार वाला खनिज है या राजस्थान का इस खनिज उत्पादन में, इस खनिज उत्पादन में एकाधिकार पाया जाता है।
एकाधिकार पाया जाता है, पाया जाता है। साथियों, इस खनिज को कुछ उपनाम से भी जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इस खनिज को चट्टानी रुई, चट्टानी रुई या जादुई खनिज, जादुई खनिज भी कहा जाता है, जादुई खनिज भी कहा जाता है। तो ये तो हुई हमारे एस्बेस्टस खनिज के उत्पादन की और इनके नामकरण की बात। अब हम देखते हैं राजस्थान में एस्बेस्टस का जो उत्पादन है वो कहां से होता है, तो हम मानचित्र के माध्यम से इसको देखेंगे। अब सबसे पहले एक चर्चा और कर लें कि इसका उपयोग क्या होता है। एस्बेस्टस है तो इसका उपयोग क्या होता है। सामान्यतः इसका जो उपयोग होता है वो जो सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं या सीमेंट की जो मकान बनाने के लिए चादर काम में ली जाती है वो इसी की उपयोग से बनती हैं। तो सीमेंट की चादर बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट की चादर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो खनिज है वो कौन सा खनिज है, तो कौन सा खनिज होगा आपका एस्बेस्टस खनिज होगा, जिसका सर्वाधिक उपयोग चांदी जो सीमेंट की जो चादर बनाई जाती है इनका उपयोग किया जाता है, सीमेंट की चादर बनाने में। अब हम देखेंगे, अब देखिए साथ ही प्रश्न है कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान ये भारत के लगभग 90% उत्पादन को करता है। तो एकाधिकार वाला होगा या नहीं होगा। यहां से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से खनिज समूह है राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह में आते हैं या कौन सा एक एकाधिकार वाला खनिज समूह है नहीं है। तो याद रखिए एकाधिकार वाले खनिजों में माना जाता है एस्बेस्टस। क्यों माना जाता है, क्योंकि राज्य में 90% उत्पादन अकेला हमारा राजस्थान राज्य एस्बेस्टस का करता है, तो एकाधिकार वाला खनिज माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो कहां कहां है, तो इसको हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए साथियों, कौन कौन से स्थानों से एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले हम बात करें डूंगरपुर से एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। फिर बात करें हम अगले जिले की, तो बांसवाड़ा से इसका उत्पादन होता है। बांसवाड़ा से इसका उत्पादन होता है। फिर हम बात करें अगले जिले की, तो राजसमंद से इसका उत्पादन होता है। राजसमंद से इसका उत्पादन होता है। फिर बात करें हम अगले जिले की, तो साथियों इसका उत्पादन उदयपुर जिले से होता है। और उदयपुर जिले में इसकी प्रमुख क्षेत्र की बात करें, तो उदयपुर जिले में इसका जो प्रमुख क्षेत्र है यह है ऋषभदेव क्षेत्र। ऋषभदेव क्षेत्र, एक तो है ऋषभदेव क्षेत्र, दूसरा है सलूम्बर, और तीसरा क्षेत्र पड़ता है खैरवाड़ा। खैरवाड़ा। तो याद रखेंगे साथियों ये तीन क्षेत्र हैं जो कि उदयपुर जिले में प्रमुख रूप से टंगस्टन उत्पादन करने वाले हैं, ऋषभदेव क्षेत्र, सलूम्बर क्षेत्र और खैरवाड़ा। ये भी याद रखेंगे राजस्थान पुलिस का
ट्रेनिंग सेंटर भी माना जाता है खेरवाड़ा, या राजस्थान के उदयपुर जिले में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो किस स्थान पर है, खेरवाड़ा है। और खेरवाड़ा किसके लिए जाना जाता है, टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। सलुम्बर क्षेत्र और ऋषभदेव, जो ऋषभदेव जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, यहाँ से किसका उत्पादन होता है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से टंगस्टन उत्पादन की। अब आगे एक जिले की स्थिति और आती है, और ये जो जिला है ये आता है भीलवाड़ा। ये राजस्थान में प्रमुख टंगस्टन उत्पादन करने वाले जिले हैं। आगे हम बात करेंगे अन्य खनिजों की अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।